टेस्ट से मांसपेशियों की इलेक्ट्रिकल गतिविधि को मापा जाता है, जिससे कमजोरी के पैटर्न को समझने में मदद मिलती है। ठीक है, तो निदान तो एकदम साफ है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इसके इलाज पर। क्या इसका कोई इलाज मौजूद है? यहाँ इलाज शब्द से ज्यादा बेहतर शब्द है प्रबंधन या मैनेजमेंट, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई दवा या थेरेपी नहीं है जो इस बीमारी को जड़ से ठीक कर सके। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसके लक्षणों को बहुत प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है, जिससे मरीज एक लगभग सामान्य और आत्मनिर्भर जिंदगी जी सकता है। पूरा ध्यान जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने पर होता है। तो चलिए इस प्रबंधन को लक्षणों के हिसाब से समझते हैं। गिरती हुई पलकों के लिए क्या किया जा सकता है? गिरती पलकों के लिए एक बहुत ही कारगर समाधान है सर्जरी। सर्जरी? हाँ, इसे टोसिस करेक्शन या ब्लेफेरोप्लास्टी कहते हैं। इसमें सर्जन पलकों को उठाने वाली मांसपेशियों को थोड़ा टाइट कर देते हैं, जिससे पलकें वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती हैं। अच्छा। यह एक काफी सामान्य प्रक्रिया है जो मरीज की देखने की क्षमता में जबरदस्त सुधार लाती है। और निगलने की जो मुश्किल है, जो शायद ज्यादा गंभीर समस्या है, उसे कैसे प्रबंधित किया जाता है? उसके लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाई जाती है। सबसे पहले एक स्पीच और स्वोलोइंग थेरेपिस्ट मरीज को सुरक्षित तरीके से निगलने की तकनीक सिखाते हैं। ओके। जैसे खाते समय सिर को एक खास एंगल पर झुकाना। साथ ही डाइट में बदलाव बहुत जरूरी है। नरम और आसानी से निगलने वाला भोजन जैसे खिचड़ी, दलिया या प्यूरी खाने की सलाह दी जाती है। और तरल पदार्थ? तरल पदार्थों को गाढ़ा करने के लिए पाउडर आते हैं ताकि वो सीधे फेफड़ों में ना चले जाएं। लेकिन अगर समस्या इन तरीकों से भी काबू में ना आए तो क्या कोई मेडिकल प्रक्रिया भी होती है? हाँ, जब निगलने की समस्या गंभीर हो जाती है तो कुछ सर्जिकल विकल्प भी मौजूद हैं। एक प्रक्रिया है क्रिकोफेरेंजियल मायोटोमी। इसमें गले के अंदर की एक मांसपेशी जो खाने के रास्ते में रुकावट पैदा कर रही होती है, उसे काट कर थोड़ा ढीला कर दिया जाता है। इससे खाना आसानी से पेट में जाने लगता है। और जो शरीर के दूसरे हिस्सों में कमजोरी आती है, जैसे कंधे या जांघों में, उसके लिए क्या? उसके लिए फिजियोथेरेपी बहुत मददगार है। इसमें गर्दन, कंधे को मजबूत करने वाले व्यायाम और संतुलन बनाने की ट्रेनिंग शामिल होती है ताकि मरीज एक्टिव और मोबाइल बना रहे। तो कुल मिलाकर सर्जरी, थेरेपी और सही डाइट के तालमेल से बिल्कुल, ज्यादातर लोग एक अच्छी और लंबी जिंदगी जी सकते हैं। जल्दी निदान होना यहाँ बहुत मायने लगता है। ये सुनकर वाकई उम्मीद मिलती है। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम भविष्य की ओर देखते हैं। विज्ञान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या ओपीएमडी को लेकर कोई नई रिसर्च चल रही है? हाँ, और ये रिसर्च बहुत ही रोमांचक है। वैज्ञानिक अब सीधे बीमारी की जड़ यानी उस डिफेक्टिव PABPN1 जीन पर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी उम्मीद क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग तकनीक से है। क्रिस्पर मतलब जीन को एडिट करना? हाँ, लैब में कोशिशें चल रही हैं कि क्या इस तकनीक से कोशिकाओं के अंदर जाकर उस जीन की गड़बड़ी को ठीक किया जा सकता है। वाह, मतलब सीधे जेनेटिक कोड को ही रिपेयर करने की कोशिश। ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। बिल्कुल। इसके अलावा स्टेम सेल थेरेपी पर भी काम चल रहा है ताकि कमजोर पड़ चुकी मांसपेशियों की जगह नई स्वस्थ मांसपेशियां बनाई जा सकें। साथ ही कुछ नई मॉलिक्यूलर थेरेपी भी विकसित की जा रही हैं, जिनका मकसद उस जहरीले चिपचिपे प्रोटीन को बनने से रोकना है। लेकिन ये सब अभी शुरुआती दौर में होगा, है ना? हाँ, ये साफ करना जरूरी है कि ये सब अभी शुरुआती प्रायोगिक चरणों में है। इन्हें क्लिनिक तक पहुंचने में कई साल लग सकते हैं, लेकिन ये भविष्य के लिए एक बहुत मजबूत उम्मीद दिखाते हैं। अब अगर हम इसे भारतीय संदर्भ में देखें तो भारत में इसकी क्या स्थिति है? क्या ये बीमारी यहाँ भी पाई जाती है? ये बीमारी भारत में दुर्लभ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये है ही नहीं। भारतीय परिवारों में भी इसके मामले पाए गए हैं। अच्छी बात यह है कि देश के बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर की अच्छी लैब्स में PABN1 जीन के लिए जेनेटिक टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। और थेरेपी? हाँ, निगलने की समस्या के लिए स्पीच और स्वॉलोइंग थेरेपी जैसी विशेषज्ञ सेवाएं भी मेट्रो शहरों में मिल जाती हैं। लेकिन एक चुनौती भी जरूर होगी। दुर्लभ बीमारियों के साथ अक्सर ऐसा होता है। हाँ, सबसे बड़ी चुनौती है जागरूकता की कमी। कई बार मरीज और यहाँ तक कि डॉक्टर भी इन शुरुआती लक्षणों जैसे गिरती पलकें या निगलने में हल्की परेशानी को उम्र बढ़ने का सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। सही बात है। शिक बीमारी है जो मुख्य रूप से आंखों की पलकों और गले की मांसपेशियों को प्रभावित करती है। बिल्कुल।
इसका कारण जन्म से मौजूद होता है, पर लक्षण 40-50 साल की उम्र के बाद दिखते हैं। और इसका निदान एक सीधे जेनेटिक टेस्ट से हो जाता है। हाँ, और भले ही इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है, पर सर्जरी, थेरेपी और सही डाइट के जरिए इसका इतना अच्छा प्रबंधन मुमकिन है कि लोग एक सामान्य जीवन जी सकें। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा एक बहुत ही बुनियादी और गहरे सवाल पर आकर रुकती है। अगर एक जीन में गड़बड़ी जन्म से मौजूद होकर 40, 50 या 60 साल तक खामोशी से शरीर में रह सकती है और फिर अचानक अपना असर दिखाना शुरू करती है, तो ये हमारे जेनेटिक कोड और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के बीच के जटिल रिश्ते के बारे में क्या बताता है? सही। वो कौन सा ट्रिगर है जो इतने सालों बाद इस सोए हुए जीन को जगा देता है? क्या ओपीएमडी के इस ट्रिगर को समझकर हम उम्र के साथ शुरू होने वाली अल्जाइमर या पार्किंसंस जैसी दूसरी बीमारियों के रहस्य भी खोल सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।